प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 10th के लिए एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी सभी चैप्टर्स को एक बार समराइज़ कर सकें। अगर पॉसिबल हो सकेगा तो मैं आपको NCERT की एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन हम कोशिश ये ज़रूर करेंगे कि हम हर चैप्टर के बारे में उसके कॉन्सेप्ट को ज़रूर जान लें। क्वेश्चन आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस करेंगे और बाकी अगर कभी कभी बीच में हम डाउट क्लासेस भी लगा लिया करेंगे, जिससे कि हमारे जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो आज मैंने जो चैप्टर लिया है वो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये कौन सा चैप्टर है? क्लास 10th के बारे में हम बात कर रहे हैं, चैप्टर 3 है। इसका इंट्रोडक्शन हम जान लेते हैं। देखो, वेरिएबल आप जानते हैं, पेयर का मतलब जोड़ा और लीनियर मतलब रैखिक, यानी कि जिसकी डिग्री वन होती है। आप दो तीन चीज़ें जानते हैं। एक डिग्री होती है। डिग्री क्या होती है? डिग्री ये क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, है ना। जैसे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, एक्स की घात 3 माइनस 7x² प्लस के 5x प्लस के 4। मैंने ये लिख दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बच्चे इसकी डिग्री बताइए। तो आपने देखा यहाँ पर कितना है? 3 है। यहाँ पर कितना है? 2 है। और यहाँ पर क्या है? 1 है। तो इनमें सबसे बड़ा कौन है? आप कहेंगे सर जी 3 इसमें सबसे बड़ा है। इसका मतलब क्या है? इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3। तो जिसकी डिग्री 3 होती है उसे क्यूबिक बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लीनियर की बात कर रहे हैं। जैसे ही किसी इक्वेशन की डिग्री 1 हो जाएगी, जैसे मैंने लिख दिया 2x + 5, आपने देखा इसकी डिग्री क्या है? 1 है। इसका मतलब ये कैसा इक्वेशन हो गया? लीनियर इक्वेशन हो गया। तो ये हमने लीनियर समझ लिया, यानी कि लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं? ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है उन्हें हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। वेरिएबल का मतलब वही है, वेरिएबल यानी कि जिसकी वैल्यू क्या करती रहती है? वेरी करती रहती है। जनरली हम इसके लिए किसका यूज़ करते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं। जैसे आपने इसमें x देखा, तो x की क्या, जैसे मैं मान लेता हूँ, इधर ले लेते हैं। देखो, जैसे इसी को हटा लेते हैं, ये वेरिएबल। जैसे मैंने कहा 2x - के 5 = 0, तो 2x = 5, तो x = 5/2। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई? 5/2 आ गई। फिर एक मैंने कहा 2x - 4 = 0, तो 2x = 4, तो x = 4/2 = 2। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। यानी कि x की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अभी 5/2 थी, अब क्या हो गई? 2। यानी कि वेरिएबल का मतलब क्या है? जिसकी वैल्यू क्या नहीं होती? फिक्स नहीं होती। यानी कि इसकी वैल्यू क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। और हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो हमें ऐसी इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। पेयर मतलब जोड़े में दो इक्वेशन हमने ले ली है, और वो इक्वेशन कैसी होनी चाहिए? लीनियर होनी चाहिए। लीनियर भी मैंने आपको बता दिया। और उसमें कितने वेरिएबल होने चाहिए? 2 वेरिएबल होने चाहिए। तो जनरली हम एक्स वाई का यूज़ करते हैं, बाकी कोई भी 2 वेरिएबल हो सकते हैं। लेकिन आप जनरली किसी भी बुक को देखते हैं तो इसमें 2 ही वेरिएबल का यूज़ किया जाता है, एक एक्स का और एक वाई का। अब इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। वेरिएबल यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो x y z, यानी कि ये सभी क्या होते हैं? हमारे वेरिएबल होते हैं। अब जैसे ये लिखा हुआ है x + 4 = 0। आपने क्या देखा? इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। जब इसकी डिग्री 1 है तो इसे हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन कहेंगे। और जब इसकी डिग्री 2 है, आपने देखा यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है? 1 है। तो 2 में और 1 में क्या बड़ा होगा? 2 बड़ा होगा। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी, तो इसे हम क्या बोल देते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देते हैं। और ऐसे ही फिर एक हमने देखा, अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। यहाँ पर डिग्री 3 है, यहाँ पर डिग्री 2 है, और यहाँ पर डिग्री क्या है? 1 है। डिग्री इन द सेंस मतलब पावर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। डिग्री तो हमें अभी क्या जानना था? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? डिग्री। तो 3 में और 2 में और 1 में क्या बड़ा है? 3 बड़ा है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। तो जब जिसकी डिग्री 3 होती है उसे हम क्या कह देते हैं? क्यूबिक इक्वेशन। तो ये तीनों चीजें आप में को समझ में आई होंगी। बट देखो, इस बट का मतलब क्या है? बट का मतलब बेटा इतना सा है। देखो, इसमें 2 वेरिएबल आ रहे हैं, एक एक्स आ रहा है और दूसरा वेरिएबल क्या आ रहा है? वाई आ रहा है। तो ये कैसी इक्वेशन हो गई? 2 वेरिएबल वाली, यानी कि इसमें 2 वेरिएबल आ गए। मान लेते हैं इसमें 3 वेरिएबल आ जाते हैं। ये होता 3x + के 5y - के 7z। तो कितने वेरिएबल आ गए? 1 2 3। तो कितने वेरिएबल की हो जाती है? 3 वेरिएबल की हो जाती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, मैं आशा करता हूँ। तो देखो, इसको मैं हटा देता हूँ।
ये भी आपने समझ लिया, क्योंकि हमारे पास बोर्ड पे स्पेस होता रहेगा ताकि हमें कुछ समझना होगा तो हम उसको समझते रहेंगे। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। एक तो ग्राफिकल मेथड के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। कौन से मेथड के द्वारा बेटा? ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड है? ग्राफिकल। और दूसरा कौन सा मेथड होता है? एल्जेब्रिक मेथड। अब एल्जेब्रिक मेथड में भी हमारे 2-3 मेथड आ जाते हैं, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि वो कौन कौन से होते हैं। फिलहाल अभी हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन 2 लाइन्स इन ए प्लेन ओनली वन ऑफ द 3 पॉसिबिलिटीज कैन बी हैपन। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि ये कोई भी 2 लाइन है तो उनके साथ 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। कौन कौन सी 3 पॉसिबिलिटी? कितनी? 3। कौन कौन सी हो सकती है? 3। देखो इन्होंने इधर दिखाया हुआ है ये, यानी कि जनरली ये क्या कहना चाह रहा है कि हम जनरली 3 तरीके की लाइन देखते हैं। आप पहली लाइन इस तरीके से देखते होंगे, कहीं भी 2 लाइन जा रही है, मान लेते हैं एक ये जा रही है तो दूसरी इसके पैरेलल ऐसे जा रही होगी, तो इस तरीके की लाइन होती है, वो क्या होती है? पैरेलल लाइन होती है। पैरेलल लाइन क्या होती है बेटा? इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। यानी कि ये ऐसी लाइन है, इनको हम कहीं भी कितना भी आगे बढ़ा दें, ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे और ना ही इनके बीच की दूरी कभी भी क्या होगी? कम होगी। इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी। तो देखो ये वाला समझा रखा है यहाँ पर कि द 2 लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट, वो क्या कहलाती है? पैरेलल लाइन कहलाती है। फिर आप दूसरी लाइन देखते हैं इस तरीके से कि एक लाइन ऐसे जा रही थी मान लेते हैं, और एक लाइन इधर से आई और इसने इसको इस तरीके से काट दिया। तो जिसने इसको इस तरीके से काट दिया उसको मैंने देखो ये लिखा हुआ है द 2 लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, यानी कि ये किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये देखा आपने, ये वाली यहाँ पर काट रही है और ये वाली यहाँ पर काट रही है। तो जो एक पॉइंट पर काटती है तो उन्हें क्या कह देते हैं हम? इंटरसेक्टिंग लाइन। तीसरी लाइन क्या होती है? आपने क्या देखा, एक लाइन ये जा रही थी मान लेते हैं ये, अब दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आ गई, ये आ गई दूसरी लाइन। तो इस तरीके की लाइन को हम क्या कह देते हैं? इस तरीके की लाइन को हम कह देते हैं कोइंसिडेंट लाइन, है ना। यानी कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है। तो यही 3 तरीके की लाइन हमें आगे पढ़ने को मिलेंगी। तो हमें इन्हीं के बेस पर ये पता चलता है कि हमारी लीनियर इक्वेशन जो है दोनों की कब कौन सी बनेगी, कब वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी जो दोनों लीनियर इक्वेशन दे रखी होंगी, कब वो पैरेलल होंगी और कब वो कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है ना, इनके बारे में हम जानेंगे आगे। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। ये हो गया, ये भी हो चुका है। अब देखिए आगे, तो ग्राफिकल मेथड के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। इसका एक एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा, या मैं कोशिश करूंगा कि इसके लिए एक वीडियो अलग से बनाया जाए जिसमें आपको सिर्फ ग्राफिकल मेथड ही बताया जाए। अभी तो हम केवल इसके इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो ग्राफिकल मेथड हो गया, एल्जेब्रिक मेथड हो गया, ये वाली अभी तीनों कंडीशंस मैंने आपको बता दी। देखो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन भी लिया है। क्वेश्चन क्या लिया है? इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि लीनियर इक्वेशन का एक पेयर है, इज गिवन बाई, नीचे दिया हुआ है किस फॉर्म में दिया रखा है? इस फॉर्म में और इस फॉर्म में। यानी कि ये क्या होता है? ये जनरल फॉर्मूला है, मतलब किसी भी लीनियर इक्वेशन को जिसमें 2 वेरिएबल होंगे उसको लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। क्या होता है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, तो देखो जैसे ये लिखा हुआ है, अब आपने देखा इसमें यहाँ पर क्या है? कुछ भी नहीं है, 1 है, तो a की वैल्यू क्या होगी? 1। ऐसे ही b की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये देखो थोड़ा सा गलत लिख दिया है यहाँ पर, ये ऐसे नहीं होगा, इसको हटा के दोबारा लिख देते हैं, कोई बात नहीं है। वेरिएबल तो सेम होते हैं, इसको इस तरीके से लिखा जाएगा a1x प्लस के b1y प्लस c1 और बराबर 0, और दूसरा होगा a2x प्लस के b2y और प्लस c2 बराबर 0। इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है ना। तो आपने क्या देखा यहाँ पर? x का कोफिशिएंट क्या है? a1 है, y का कोफिशिएंट क्या है? b1 है, और ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। ऐसे ही इसमें x का कोफिशिएंट क्या है? a2 है, इसमें y का कोफिशिएंट क्या है? b2 है, और कांस्टेंट वैल्यू क्या है? c2 है। ठीक है ना। तो देखो इसके जैसी दिखाई गई। अगर मैं यहाँ से आपसे कहूँ कि इनकी कंपेयर कीजिए, तो क्या आप यहाँ से कंपेयर नहीं कर सकते? देखो इसमें x के सामने क्या लगा हुआ है? 1, जबकि यहाँ पर x के सामने क्या लगा हुआ है? a1। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल कर आया? a1 की वैल्यू निकल कर आ गई कितनी? 1। जैसे देखो मैंने नीचे लिख रखा है, इधर नहीं, यही देख लो, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई, 1। ये समझ में आया। फिर मैंने कहा
अब y के सामने क्या लिखा हुआ है v1, इसमें y के सामने क्या लिखा हुआ है 2, तो v1 की वैल्यू क्या आ गई 2। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है c1 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ c1, और यहाँ पर c1 की जगह पर क्या लिखा हुआ है -6 लिखा हुआ है, तो c1 की वैल्यू कितनी आ गई -6। एक को कर लिया कंपेयर, अब दूसरे से दूसरे को कंपेयर कर लेते हैं। देखो इसमें x के सामने क्या लिखा हुआ है a2 और इसमें x के सामने क्या लिखा हुआ है 2, तो a2 की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ऐसे ही फिर इसमें y के सामने क्या लिखा हुआ है v2, तो यहाँ से v2 की वैल्यू देख लेते हैं, v2 की वैल्यू क्या आ गई 4, क्योंकि देखो ये y है, y के सामने क्या लिखा हुआ है 4, तो v2 की वैल्यू कितनी आ गई 4। फिर हम देख लेते हैं c2, ये हो गया आपका c2। अब यहाँ पर c2 की जगह पर क्या है कांस्टेंट टर्म -8, तो c2 की वैल्यू क्या आ गई -8। अब यहाँ से अगर आप a1 बटे a2 करते हैं तो a1 बटे a2 की वैल्यू क्या आती है 1/2 आती है। आप v1 बटे v2 करते हैं तो v1 बटे v2 की वैल्यू क्या आती है 2/4, और जब 2 को 4 से काट देंगे तो 1/2 आ जाएगा। और जब आप c1 बटे c2 करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है, ये आ रही है 3/4, क्योंकि जब आप इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा 3/4। यहाँ से आपने क्या देखा कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके c1 बटे c2 के। तो बेटा 3 कंडीशन बनती है, इन्हीं 3 कंडीशंस के आधार पर हम ये बता पाते हैं कि हमारी जो दोनों लीनियर इक्वेशन है कब वो पैरेलल होंगी, कब वो इंटरसेक्ट करेंगी और कब वो कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है ना। तो इसी के बारे में हम जानेंगे। तो देखो मैंने तीनों कंडीशंस को यहाँ पर लिखा हुआ है, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट और ग्राफ, उनका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, उनके सॉल्यूशन कितने होंगे, और वो कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपने देखा a1 बटे a2 अगर बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो हमारी लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, जो अभी मैंने आपको बताया था कि एक लाइन अगर इस तरीके से जा रही है तो दूसरी लाइन इसको इस तरीके से काट देगी। क्लियर है। यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब केवल उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन निकल कर आएगा, उससे ज्यादा सॉल्यूशन नहीं निकल कर आएंगे, और कंसिस्टेंट होंगी, ठीक। दूसरा है a1 बटे a2 बराबर होगा किसके b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के। जैसे कि आप ये वाला देख रहे हैं, देखो इसमें ये तो निकल कर आ रहा है कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो कभी जब इस तरीके का केस बनेगा तो लाइंस हमारी क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। कैसे होंगी, पैरेलल लाइंस। और सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन। भाई सॉल्यूशन कब निकल कर आता है कि जब एक लाइन किसी को दूसरी को काट दे, जब ये काट ही नहीं रही तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, नो सॉल्यूशन, है ना। और क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होंगी। तीसरा क्या है, जब तीनों ही बराबर हो, यानी कि a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के और बराबर हो c1 बटे c2 के, तो उनको क्या कहते हैं हम, कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं, है ना। और कोइंसिडेंट लाइन का मतलब है इसके कितने सारे सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, यानी कि एक से ज्यादा सॉल्यूशन होंगे, और इन्हें हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट लाइन कहेंगे, ठीक है ना। तो यही सब कुछ था। अगले में हम एक कोई सा भी एक मेथड लेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।